Goal, nation's leading institute. Hello bachcho, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. In this video, we are going to discuss solution of AITS Min Test 10. फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक फिजिक्स का सेक्शन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसमें बोला जा रहा है इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. क्या होता है डिप्लीशन रीजन में? तो हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन नियर द जंक्शन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन के पास एक रीजन होता है जो कि चार्ज कैरियर से फ्री होता है. उसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड आयंस होते हैं. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप डिप्लीशन रीजन का डेफिनेशन से इसका आंसर कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? ओनली होल्स. नहीं, चार्ज कैरियर होता ही नहीं है. ओनली इलेक्ट्रॉन से भी नहीं होगा. क्या होगा? ओनली फिक्स्ड आयंस होंगे. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड. अगर रिवर्स बायस्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, है ना, अगर वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन हो जाएगा तो सडनली लार्ज करंट फ्लो करेगा. तो सही ऑप्शन हो जाएगा सडन इंक्रीज इन करंट. तो ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो. इसमें से आइडेंटिफाई करना है हमें. वीआई कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का. तो पहला हम लोग जानते हैं, है ना, कि ये सिंपल डायोड का है. दूसरा जीनर डायोड का है ना. अब आपको इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं. इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं. ए सोलर सेल का होता है बच्चे, है ना. और यहाँ पे जो होता है ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज. ओपन सर्किट वोल्टेज. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज. शॉर्ट सर्किट करंट, माफ कीजिएगा, शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है. और ये होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का. इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस घटता है, उसका वैल्यू घटता है रेजिस्टेंस का. तो देख लीजिए क्या है? सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड. पोटेंशियल बैरियर का कॉज क्या होता है ना. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसमें से. कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन. गलत बात है. कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन. नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन, डिप्लीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन. तो क्या होता है बच्चे? जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन पी टाइप से होल्स एंड एन साइड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं दूसरे साइड में, है ना. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. In germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor ions 10 to the power 24. NH का वैल्यू दे रखा है. NH है 10 to the power 24. ठीक है. एटम्स पर मीटर क्यूब. गिवन दैट द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन
Ni of electron hole pairs is 10 to the power 21. ठीक है. Then find the concentration of electrons in the specimen. हम लोग जानते हैं बच्चे Ni जो होता है वो होता है Ni स्क्वायर जो होता है वो होता है NH इंटू Ne. हमसे Ne पूछ रहा है तो Ne हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन NH. Ni कितना है तो Ni है 10 टू द पावर 21, स्क्वायर कर लेंगे है ना, और NH से हम लोग डिवाइड कर देंगे. NH है 10 टू द पावर 24, ये हो गया 10 टू द पावर 42 अपॉन 10 टू द पावर 24. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 18. क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 18. तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. What will be the conductivity of pure silicon crystal at 350 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is 2.5 into 10 to the power 10 at this temperature and mobility given है mu h and mu e. और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी सिग्मा है ना, कंडक्टिविटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी लिख सकते हैं और होल्स की वजह से भी लिख सकते हैं. तो सिग्मा जो हो जाता है वो हो जाता है Ne म्यू ई और इनटू ई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी, और होल्स की वजह से हो जाएगा प्लस NH म्यू H इंटू ई है ना. हेयर है ना, यहाँ पे दे रखा है इफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, प्योर सिलिकॉन कंडक्टर क्रिस्टल का है. तो Ni प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर Ni इक्वल टू Ne इक्वल टू NH सब बराबर हो जाएंगे. और वो कितना गिवन है जी, वो गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10. ठीक है बच्चे, है ना. तो ये सब बराबर ही है. तो NeNH बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा है ना. Ne इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच. अब इसको बाहर इसलिए निकाल लिया क्योंकि NeNH बराबर है, दोनों बराबर ही है, तो बाहर ले लेते हैं या Ni लिख देते हैं है ना. इसके जगह पे Ni ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, सब तो बराबर ही है. तो Ni लिख देता हूँ मैं इसको. Ni दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10. इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. म्यू ई प्लस म्यू एच. म्यू ई है 600 प्लस म्यू एच है 1500. ठीक, यानी कि हो गया 2.5, यहाँ से बचा बच्चे 10 टू द पावर माइनस 9, 1.6 और यहाँ हो गया 2100. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, करके बता देता हूँ मैं, 1 मिनट. ये होगा 8.4, ये हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 और पावर का हम लोग देख लेते हैं. तो 2.5 1.6 इंटू 2.1 ये हो जाएगा 8.4. तो यहाँ से बच गया 3 घट जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. कोई ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3 है ना. सिंपली कैलकुलेशन था, फार्मूला बेस्ड था. कंडक्टिविटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं और इससे हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 the number of electrons in p type silicon semiconductor is less than number of electrons in pure silicon semiconductor at room temperature। चलिए, it is due to law of mass action। रीजन दे रखा है, असर्शन दे रखा है। क्या असर्शन में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप के अंदर हम लोग जानते हैं कि होल्स ज्यादा होंगे किससे? इलेक्ट्रॉन से, है ना। ये तो हमें पता है। पी टाइप के अंदर इन पी टाइप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन के अंदर क्या हो जाएगा जी? Ni, NH, Ne सब बराबर होता है ना। प्योर सिलिकॉन के अंदर, प्योर सिलिकॉन के अंदर, है ना। और हम लोग जानते हैं कि Ni स्क्वायर जो होता है वो Ne इंटू NH के बराबर है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से पढ़िए। पी टाइप में NH क्या होता है? ज्यादा होता है Ne से, तो NH बड़ा है Ne से, Ne छोटा है। तो यहां इस रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि Ne जो है वो स्मॉल, ऐसे लिख लेते हैं। एक बार और बढ़ा लेते हैं इसको। Ni स्क्वायर को लिख सकते हैं Ni इंटू Ni, और ये हो गया Ne इंटू NH। अब NH ज्यादा है, NH क्या होगा? Ni से ज्यादा होगा, है ना। तो अगर NH Ni से ज्यादा है तो Ne क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन Ni। तो यही तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब Ne in p type silicon semiconductor is less than number of electrons in pure semiconductor at room temperature। तो सही है, स्टेटमेंट सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो Ni स्क्वायर इक्वल टू Na इंटू NH यही कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये भी एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो देख लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला नहीं, दूसरा नहीं, बट रीजन इज नॉट, ये भी नहीं, फोर्थ हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The given graph represent VI characteristic for semiconductor device, है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। ये सोलर सेल का है। किसका है बच्चे? सोलर सेल का है ना। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज फॉर सोलर सेल एंड पॉइंट ए हमने क्या देखा था? पॉइंट ए होता था ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या होता था? ओपन सर्किट वोल्टेज, अभी लिखा भी था हमने। और ये पॉइंट बी हो जाता है बच्चे शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट। तो इट इज फॉर सोलर सेल एंड पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये गलत हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल where point A represent open circuit voltage and point B represent short circuit current। सही स्टेटमेंट है। क्लियर है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अभी तक जो भी हमने सवाल देखे हैं वो ज़्यादातर थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल है मतलब आपको फॉर्मूला, जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो पता रहेगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप उसको कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं लॉजिक गेट का सवाल है। द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट आर शोन बिलो द आउटपुट बाय इज। आउटपुट लिखना है। देखो बच्चे,
डी मॉर्गन लॉ से हम लोग लिख सकते हैं ए हो जाएगा और नॉर गेट है तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और होता है ए प्लस बी, है ना, और नॉट लगा हुआ है नॉर है तो हो जाएगा बार, है ना, यहाँ हो जाएगा सी का बार। ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे एंड गेट है तो एंड गेट है तो हो जाएगा ए प्लस बी का बार इनटू एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई सी का बार, है ना। अब डी मॉर्गन लॉ से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए बार इंटू बी बार और इंटू सी बार, तो यही होगा बाई, पहला ही ऑप्शन है ना। तो 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग सर्किट विल एक्ट एज, ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, और गेट है, एंड गेट है, ये हमें पता करना है। तो चलिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, ये हो जाएगा बच्चे ए बार, नॉट गेट है, इधर हो जाएगा बी बार, है ना, यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा, है ना, यहाँ पे आउटपुट यहाँ हो जाएगा ए बार इनटू बी बार का बार। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इसको मैं बाई डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो बाई डैश जो हमारा आ रहा है वो बाई डैश आ रहा है ए बार इंटू बी बार का होल बार। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार और ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो बाई डैश आ गया बच्चे कितना, ए प्लस बी। अब फिर यहां से देखोगे तो वापस एक क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा बाई डैश का बार मतलब ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी था और गेट, ए प्लस बी का बार क्या हो गया, नॉर गेट। तो क्या आया, नॉर गेट। तो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे, तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी उसी का है, लॉजिक गेट का ही है। द सर्किट डायग्राम शोन हेयर करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट, देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, ए और बी 2 स्विच हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है बच्चे, और आउटपुट कहाँ है, बाई यहाँ पे एलईडी बल्ब। ठीक है, तो अगर एलईडी बल्ब ग्लो करने वाला है मतलब आउटपुट हो जाएगा 1, अगर ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा, स्विच को ओपन रखेंगे तो 0, स्विच को क्लोज करेंगे तो 1, है ना। तो चलिए पहले मैं 0 0 ले लेता हूं, मतलब दोनों ओपन है, दोनों स्विच ओपन है। तो देखो यहाँ है हाई वोल्टेज, यहाँ है ग्राउंड मतलब लो वोल्टेज। तो करंट यहां से यहां आना है। अब करंट यहां से चलेगा तो इधर जा नहीं सकता, ओपन है, फिर यहां आया इधर जा नहीं सकता, ओपन है, तो किसके थ्रू जाएगा, एलईडी के थ्रू। तो एलईडी ग्लो करेगा मतलब आउटपुट मिलेगा, तो 1 मिला बच्चे। ट्रूथ टेबल बना के हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को बंद कर दो, दोनों को बंद किया, दोनों क्लोज कर दिया, जो भी करंट है वो उधर से ही जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा इधर से ही जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, 0। अच्छा, एक को ओपन रखा, एक को क्लोज किया, तो एक को अगर क्लोज रखेंगे और एक को ओपन रखेंगे तब भी जिधर से क्लोज है उधर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलने के लिए करंट को इधर से जाना पड़ेगा और इधर से करंट तभी जाएगा जब सर्किट शॉर्ट सर्किट ना होगा तभी, है ना। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उधर से करंट ही नहीं फ्लो करेगा। फिर इसको ओपन रखा, इसको क्लोज रखा, अब किसी भी एक को क्लोज रखेंगे ना बच्चे वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, मतलब फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमें आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों 0 है, जब दोनों 0 है। तो देखो 1 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, और 0 0 क्या आया है, 1 आया है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है ए कि ए प्लस
बी का बार है ए। क्या है? ए प्लस बी का बार। 0 प्लस 1 1 होता, बार लगा देंगे 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता, बार लगा देंगे 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 होता, बार लगा देंगे 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 होता, बार लगा देंगे 1 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का बार है और a प्लस बी का बार क्या होता है बच्चे? नॉर गेट होता है। क्या होता है? नॉर गेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इफ वोल्टेज अक्रॉस अ जीनर डायोड इज 8 वोल्ट, जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर इन दिस कंडीशन। आर का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछना है। देखो, जीनर डायोड करंट तो इधर से फ्लो होने देगा नहीं, तो इस वाले पार्ट में तो करंट 0 है। करंट जो भी है वो इधर से जाएगा, है ना। और करंट कितना होगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे मैं करंट लिखूं तो हमें पता है कि जीनर के अक्रॉस अगर 8 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट है। तो यहाँ से 8/2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। करंट कितना आ गया बच्चे? 4 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखो, टोटल है 24 वोल्ट, 8 वोल्ट यहाँ चला गया तो इधर 16 वोल्ट रहा होगा, क्योंकि पूरे एक लूप में कितना 24 वोल्ट होना चाहिए, है ना। तो इधर 16 वोल्ट रहा होगा। तो I इंटू आर मैक्स कितना होना चाहिए? 16 वोल्ट। I कितना है बच्चे? 4 मिली एम्पियर। तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू आर मैक्स इक्वल टू 16। अब आर मैक्स लिखेंगे तो हो जाएगा 16/4 इंटू 10⁻³ तो 4 इंटू 10⁻³ हो गया, मतलब 4 किलो ओम हो गया। क्या हो गया? 4 किलो ओम। सही ऑप्शन हमारे को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट 13 नंबर, मैच द सिंबल ऑफ डायोड गिवन इन द कॉलम 2, रिजल्ट गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें मिलान करना है ना। मिलान करना है सिंपली। पहला वाला जीनर डायोड है, जीनर डायोड कौन सा हो गया? Q, है ना। ये लाइट इमिटिंग डायोड है बच्चे, लाइट इमिटिंग डायोड कौन सा है? P, ठीक है। ये है क्या? फोटो डायोड है R। अब बाकी जो बचा वो किसका रहा होगा? सोलर सेल का, तो S। तो QPRS ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो आसानी से मिलान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। नेक्स्ट 14 नंबर, हाँ, द सर्किट हैज 2 ऑपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स शोन इन फिगर बिलो। What is the current flowing in the circuit? कितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सर्किट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे करंट फ्लो करेगा सर्किट में, है ना, क्योंकि ये हाई है और ये लो है। तो ये तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये क्या हो गया? रिवर्स बायस्ड। तो यहाँ से तो करंट 0 रहेगा, करंट जाएगा नहीं, तो करंट इसी सर्किट से फ्लो करना है। तो करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा बच्चे V18 अपॉन इस वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस है कितना? 3 + 6 9। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर, 2 pendulums of length 81 centimeter and 100 centimeter starts vibrating at some instant. The two are at the mean position in the same phase. After how many vibration of the longer pendulum will the two be in the same phase at mean position again? अब देखो ये क्या बोल रहा है।
कि दो सिंपल पेंडुलम है, इनिशियली दोनों फेज में होंगे। इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से समझने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि एसएचएम को हम फेजर से सर्कुलर मोशन में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो एसएचएम है, दोनों सेम फेज में मीन पोजीशन से स्टार्ट किया। ठीक, दोनों का लेंथ अलग है। लेंथ अलग है मतलब टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं बच्चे 2π√L/g, है ना। टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ लेंथ का, और लेंथ दोनों का अलग है मतलब दोनों का टाइम पीरियड अलग होगा। टाइम पीरियड अलग होगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होगा बच्चे, तो क्या होगा कि दोनों साथ साथ तो मूव नहीं करेगा, कोई एक आगे निकल जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि वापस सेम फेज में कब आएगा, तो वापस सेम फेज में कब आएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। इसके रिस्पेक्ट में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके दो तरीके बनाने के हो सकते हैं, एक तो हम लोग रिलेटिव एंगुलर स्पीड से बना सकते हैं, और दूसरा हम लोग सिंपली ऐसे कर लेते हैं कि मान लो अब यहाँ पे आप लेंथ देखोगे तो एक है L1 81 सेंटीमीटर और दूसरा है L2 100 सेंटीमीटर, है ना। हम लोग जानते हैं ओमेगा होता है बच्चे 2π/t। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड दूसरे वाले का ज़्यादा है, और जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसका ओमेगा कम होगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका ओमेगा ज़्यादा होगा। मतलब कि जो स्मॉलर लेंथ वाला पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कम है, तो वो ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो देखो एक ए है और एक बी है। ए बी को वापस कब कैच करेगा, जब बी के रिस्पेक्ट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब कि मान लेते हैं कि बी ने n रोटेशन किया, तो ए कितना करेगा, तो सेम फेज में होगा n+1, क्योंकि एक रोटेशन ज्यादा करेगा तभी आके वो सेम फेज में आएगा, है ना। अब कितना टाइम के बाद ऐसा होने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि n × t1 इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 × t2। एक रोटेशन ज्यादा करने वाला है ना। कौन एक रोटेशन ज्यादा करने वाला है, जिसका टाइम पीरियड कम है, जिसका टाइम पीरियड कम है। तो n टाइम पीरियड लिखेंगे तो 2π√L, है ना। L हो जाएगा 1/g, n+1 2π√0.81। ठीक है, यही होगा बच्चे, है ना, यही होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्मॉलर टाइम पीरियड वाला है उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्मॉलर लेंथ वाला या स्मॉलर टाइम पीरियड बोलो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, और वो एक रोटेशन ज़्यादा करने वाला है। कौन, स्मॉलर लेंथ वाला। यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2π कट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा n इक्वल टू, इधर बच जाएगा बच्चे n+1 इंटू √0.81 इंटू √0.81। अब ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा 0.9। तो n इक्वल टू 0.9 n प्लस 0.9, तो 0.1 n इक्वल टू 0.9, n इक्वल टू 9। n और n कौन कर रहा है, n कर रहा है बड़ा वाला। कौन, बड़ा वाला। हमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मैनी वाइब्रेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम। तो लॉन्गर पेंडुलम वही है ना जिसका लेंथ 1 मीटर था, तो उसका कितना वाइब्रेशन, n वाइब्रेशन, और n ही का वैल्यू आंसर मिला है 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि हाउ मैनी वाइब्रेशन ऑफ
स्मॉलर पेंडुलम। तो अगर स्मॉलर पेंडुलम होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, स्मॉलर वाला कितना कर रहा है n+1 है ना, और जो लॉन्गर है वो कितना कर रहा है n। तो स्मॉलर का n+1 दैट इज 9 + 1 10 आंसर हो जाता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 आंसर होने वाला है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे। अच्छा, एक और तरीका हो सकता था इसको करने का, है ना, वो भी बता देता हूं। पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं, आइडिया दे देता हूं कैसे करना है, कर सकते हो। ऑल्टरनेट मेथड कैसे कर सकते थे, तो आप निकाल सकते थे ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा ω1 - ω2, और जो टाइम होता वो हो जाता है 2π/ω रिलेटिव। दोनों का ओमेगा अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, तो ओमेगा रिलेटिव। अब इसको वापस दूसरा वाला तभी आके पकड़ेगा जब वो इसके रेस्पेक्ट में एक चक्कर लगा लेगा, है ना। तो एक चक्कर लगाने में 2π रोटेशन और कितना वेलोसिटी हो जाएगा इसका रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव। तो ऐसे भी कैलकुलेट करते, ये आसान था, सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा आसान था, इसलिए मैंने इसी मेथड से बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर। A particle executes SHM with frequency v/2, the frequency with which its kinetic energy oscillates। ऐसे तो आंसर इसका हर किसी को याद होता है ना, कि अगर SHM का फ्रीक्वेंसी f है तो उसके काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2f हो जाता है। तो यहाँ पे ν/2 है तो न्यू हो जाएगा, तो आंसर तो यही आना है ना। अब बोलोगे कैसे होगा सर, तो वो भी करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई SHM का इक्वेशन है y = a sin ωt, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी लिखोगे तो क्या हो जाएगा dy/dt, और ये हो जाएगा a cos ωt, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चे, ½ mv², तो ½ mv² के जगह पे हो जाएगा a² cos² ωt, ठीक है, cos² ωt। और लिख सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ½ m, या छोड़ दो ऐसे ही, cos² ωt, देखो cos 2θ, cos 2θ, सॉरी, cos² ωt को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2ωt/2। हाँ, देखिए cos 2 cos²θ/2 हो जाता है 1 + cos θ। ये फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री में। 2 sin²θ/2 हो जाता है 1 - cos θ, है ना। तो वही चीज है, cos² ωt को हमने लिख दिया, cos² ωt को 1 + cos 2ωt/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितना हो चुका है, डबल, 2ω डबल हो गया है। तो डबल हो गया है तो यहाँ पे ν/2 दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा न्यू, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे याद ही होता है बच्चों को, आपको भी याद ही रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। A particle of mass 0.8 kg execute SHM. Its energy is 0.4 joule. If its period is π/2 second, then its amplitude is। क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे मास दे रखा है 0.8 kg, मास कितना है 0.8 kg, और एनर्जी दे रखा है बच्चे 0.4 जूल, 0.4 जूल, ठीक है। एफ इट्स पीरियड, टाइम पीरियड दे रखा है कितना π/2, ठीक।
इट्स एम्पलीट्यूड इज, एनर्जी दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। एनर्जी का रिलेशन होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, इसी यही एनर्जी का रिलेशन है। एनर्जी हमारे पास है, मास हमारे पास है, टाइम पीरियड है, मतलब ओमेगा हमारे पास है। यहाँ से ओमेगा हम लोग लिख लेते हैं, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई, टाइम पीरियड है बच्चे पाई बाई 2, तो आ जाएगा 4, ओमेगा कितना आ जाएगा 4। एनर्जी हो गया 0.4 हाफ 0.8 ओमेगा 4 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, यही होगा 0.4, एनर्जी की जगह पे 0.4 जो डाल दिया, हाफ मास है 0.8, ठीक है। ओमेगा हमने इधर कैलकुलेट किया 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से आया 4, तो 4 का स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। 0.4 कट गया, ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/4 स्क्वायर, ए इक्वल टू आ जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, कितना 0.25, और इसका मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। तो 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of a spring constant k. When the mass are in equilibrium, m1 is gently removed, then the angular frequency of oscillation of m2 is। देखो बच्चे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मास पे, किसी और से कोई रिलेशन नहीं है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, पहले m1 और m2 दोनों सस्पेंडेड थे, दो मास सस्पेंडेड था इससे, एक m1 और एक m2, एक किसको रिमूव किया है, m1 को, ठीक है, m1 m2 ऐसे। अब किसी एक को रिमूव कर दिया, मान लो इसने क्या बोला कि m1 को हटा दिया, तो m1 को हटा देगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, k/√m2, है ना। तो यहाँ पे किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, और कितना एम्पलीट्यूड था उससे कोई मतलब नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, √k/m। पहले की अगर मैं बात करता तो पहले रहता एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m1 + m2। जब हमने m1 को हटा दिया, सिर्फ m2 रह गया, तो नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, √k/m2। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, A particle is executing simple harmonic motion with a period of t and amplitude a. The shortest time it takes to reach a point at a distance √3a/2 from its mean position is। अब इसको बनाने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बना भी दूंगा मैं, आप याद रखें x = 0, a/2, a/√2, √3a/2 एंड a। यहाँ से यहाँ टाइम लगता है t/12, यहाँ से यहाँ टाइम लगता है t/8, यहाँ से यहाँ टाइम लगता है बच्चे t/6, यहाँ से यहाँ टाइम लगता है बच्चे t/4। कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, देख लो। टेक टू रीच अ पॉइंट, कहाँ से, द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक टू रीच अ पॉइंट एट डिस्टेंस √3a/2, यहाँ कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ का टाइम ये है t/6, तो सही आंसर है t/6, है ना। ये याद होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, नहीं तो निकाल भी सकते हैं, है ना। बाई इक्वल टू a sin ओमेगा टी, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, t = 0 पे, तो 5 0 हो जाएगा, और बाई नहीं x लिख लेते हैं, x के जगह पे क्या लिख लेंगे, √3a/2, तो √3a/2 = a sin
ओमेगा टी, है ना, तो √3/2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा क्या, √3/2 मतलब π/3, टी इक्वल टू हो जाएगा π/3 ओमेगा, π/3 ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2π/t, है ना। तो t/6 ऐसे भी आएगा, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि a/2 में क्या लगता है। और देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में t/12, t/8, t/6, t/4, यहाँ से यहाँ तक इतना याद रहा, कहीं से कहीं तक का लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए, अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन SHM, एक पार्टिकल SHM के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी आर v1 एंड v2 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन आर y1 एंड y2। वेलोसिटी क्या दे रखा है, v1 एंड v2, कब, जब उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था y1 एंड y2। तो चलो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू होता है ओमेगा √a² माइनस x²। तो v1 लिखेंगे तो v1 a² y1² हो जाएगा, ठीक है। v2 लिखेंगे बच्चे तो ओमेगा √a² माइनस y2² हो जाएगा ना। अब इसको स्क्वायर कर लो तो v1² इक्वल टू ओमेगा a² माइनस ओमेगा² y1², v2² इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा² a² माइनस ओमेगा2/2², ठीक है। बस स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग किया है। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, v1² माइनस v2²। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ओमेगा वाला तो गायब हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा² माइनस ओमेगा² ओमेगा² कॉमन हो जाएगा, y2² माइनस y1², इधर हो जाएगा v1² माइनस v2²। ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √, हमसे ओमेगा ही पूछ रहा है क्या, नहीं, टाइम पीरियड पूछ रहा है। चलिए पहले ओमेगा लिख लेते हैं। तो ओमेगा हो जाएगा v1² माइनस v2² अपॉन y2² माइनस y1²। ओमेगा होता है बच्चे 2π/t, तो t लिखेंगे तो हो जाएगा 2π √y2² माइनस y1² अपॉन v1² माइनस v2²। देख लो 2π/2² माइनस y1² v1² माइनस v2², ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं सवाल में, बस रिलेट करना था आपको। चलिए 21 नंबर देखेंगे। हाँ 21, when a body is suspended from a spring the extension of the spring is x/2। क्या बोल रहा है कि जब बॉडी स्प्रिंग से एक्सटेंडेड था, मतलब एक बॉडी स्प्रिंग से सस्पेंडेड था, सॉरी, है ना, तो x/2, इसमें एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन वो किसके बराबर हो जाएगा, mg/k के बराबर, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट, अब स्प्रिंग को कट कर दिया और इसको पैरेलल में जोड़ दिया, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑन सेम बॉडी मां से हैंग कर दिया। देखो कट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k सीरीज में लगा दिया, 4k हो गया। अब नया एक्सटेंशन x' जो हो जाएगा वो mg/4k होगा। क्या होगा जी, mg/4k हो जाएगा, और mg/k क्या है, x/2, तो नया x' लिखेंगे तो 1/4 mg/k, देखो हमने लिखा था x/2 आया था, x/2, तो क्या हो गया x/8। सही आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर 2। तो 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट 22 देखते हैं। हाँ, द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बाई वन दे रखा है कितना, साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी। इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन, देखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस ओमेगा टी। ये वही वाला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/3 हो जाएगा 60 डिग्री बाई 1, ठीक है। बाई 2 इसी तरीके से लिख सकते हैं, बाई 2 दे रखा है बच्चे 2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, है ना। इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 2√2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 45 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 45, वो वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी यहाँ भी लग जाएगा, तो 2√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अब इन दोनों को देख लीजिए, बाई 1 है बाई 2 है। अब फेज डिफरेंस हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, डेल्टा फाई π/3 माइनस π/4, 12 हो गया, 4π माइनस 3π, π/12 हो गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, है ना। बहुत आसानी से फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो पीरियोडिक होता है, लेकिन SHM नहीं होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, नहीं होगा, फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, नहीं होगा। साइन क्यू ओमेगा टी का भी फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है, आपको लिख के मैं बता देता हूं, ये भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, 3 साइन 3A। एक मिनट, हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होता है बच्चे 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 माइनस साइन 3 ओमेगा टी अपॉन 4। इसका फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री के अंदर। यहां भी आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, है ना। ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे 3 ओमेगा, फिर से क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी SHM नहीं होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, तो यही SHM होगा। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट 24, व्हेन अ साउंड वेव of frequency 400 Hz passes through a medium, the maximum displacement of particle of the medium. Maximum displacement मतलब amplitude दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। The maximum velocity of particle is, तो frequency भी दे रखा है जी 400 Hz, है ना। velocity होता है ओमेगा इंटू ए, ओमेगा को लिखेंगे 2πf इंटू ए, तो 2π इंटू 400 और इंटू ए 0.2 सेंटीमीटर, वो भी है, इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, मीटर में लिखेंगे तो ए और ए गया, ठीक है। तो 4
8 16 तो हो जाएगा 0.8 1.6 पाई 1.6 पाई 20 बाई पाई, ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या? 1.6 पाई को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1.6 पाई 3 पाई 5 पाई, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं। 1.6 इंटू 3.14 है ना, ये 5 के आसपास आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट 25 देखेंगे। 25 टू ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 6 बीट। अब दो ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो ए एंड बी, ठीक है, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 6 है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है वो 6 है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द फॉर्क इज, तो मान लेते हैं ए का दे रखा है कितना, 324। क्या है? 324। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, 324 माइनस एफ बी इक्वल टू 6, या एफ बी माइनस 324 इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इंक्रीजेस व्हेन दिस फॉर्क मतलब ए का, तो ए को जब हम लोग लोड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटता है। तो ए का अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा, ए का अगर फ्रीक्वेंसी बच्चे घटेगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है जब ए का फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो ए का फ्रीक्वेंसी घटने से मतलब 324 जो बीट है वो किस में बढ़ेगा, दूसरे वाले में बढ़ेगा, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन है एफ बी माइनस 324 इक्वल टू 6। एफ बी हो गया 324 प्लस 6 है ना, 330। तो दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, या तो 324 माइनस 6 होता 318 या 330, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया था, है ना, तो यही दोनों में से कोई होना था। बाकी दूसरे कंडीशन से हमने चेक कर लिया, तो सही ऑप्शन आ रहा है बच्चे 25 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला चलते हैं, 26 नंबर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। सही बात है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओपन ऑर्गन पाइप का V/2L, तो भी बढ़ेगा, है ना। अब एल भी बढ़ सकता है, लेकिन भी ज्यादा बढ़ेगा और एल कम बढ़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली देन लेंथ ऑफ द पाइप। सही है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, इफ अ रेजोनेंस ट्यूब इज साउंडेड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है कितना, 215 हर्ट्ज, कंजुगेटिव रेजोनेंस अकर्स एट 40 एंड 120। अब देखो दो रेजोनेंस आ रहा है, कहाँ पे, 40 पे एंड 120 पे, तो जो λ/2 हो जाएगा वो 120 माइनस 40 हो जाएगा, है ना। देखो बच्चे, रेजोनेंस ट्यूब का पढ़ा होगा, एक पहला रेजोनेंस हुआ, दूसरा रेजोनेंस होगा यहाँ पे, है ना, तो कितना का डिफरेंस है, λ/2 का डिफरेंस है, तो λ/2 इक्वल टू हो गया 80, लैम्डा इक्वल टू हो गया 160 सेंटीमीटर, मतलब 1.6 मीटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड लैम्डा इंटू एफ होता है, तो 1.6 इंटू 215, तो 1.6 इंटू 215 करेंगे, है ना, तो कितना आएगा करके बता देता हूं मैं।
1.6 इंटू 215, ये आता है बच्चे 344 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 28 नंबर। तो चलिए 28, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटीरियल हैव क्रॉस सेक्शनल इन द रेशियो 1:4, लेंथ एंड द रेशियो इतना, टेंशन इन द रेशियो इतना, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, √T/μ, है ना। अब T/μ, म्यू का मतलब है मास अपॉन लेंथ। म्यू को हम लोग लिख लेते हैं, देखो म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। मास को लिख सकते हैं बच्चे एरिया इंटू लेंथ, सिलेंड्रिकल वायर होता है शेप में, तो एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, और इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। तो हम लोग ए इंटू रो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इंटू रो, है ना। तो इसी को चेंज कर देता हूं, म्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए इंटू रो। डेंसिटी सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोर्शनल हो गया √T/A के, है ना। तो V1/V2 क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द देम 2 वायर्स एंड बी। हाँ, V1/V2 हो जाएगा T1/T2 इंटू A2/A1। तो T1/T2 टेंशन इन द रेशियो 1/4 एंड A1/A2, A1/A2 भी 1/4 है। हाँ, A2/A1 है बच्चे, तो 4/1, तो 1:1 आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 29 नंबर चलिए देखते हैं। हाँ, a physical quantity is measured in a unit, if n is the numerical value then quantity then। अब हम लोग जानते हैं n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है ना, ये सब बेसिक सा चीज है। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो 29 हो चुका है। 30 देखते हैं, 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल P1 एंड P2 मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन आर शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है बच्चे, वो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ P2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ P1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ P2। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो P2 का बड़ा है किससे, P1 का स्लोप बड़ा है किससे, P2 से, तो वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप जो है वो दोनों का कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। और रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे तो वही V1 - V2, ए भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉन जीरो। नॉन जीरो है, जीरो तभी होता जब दोनों का स्लोप सेम होता, तो नॉन जीरो बट कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 31, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v एट एंगल थीटा टू द वर्टिकल। थीटा से वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। इट रिचेज द मैक्सिमम हाइट h। अब जो मैक्सिमम हाइट है वो h पहुंचता है, ठीक है। अब h पे जो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो u sin थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला एंगल क्या हो गया 90 - थीटा, तो u cos थीटा लिखेंगे तो वो sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगुलर मोमेंटम m, तो ये हो जाएगा m भी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बच्चे आर परपेंडिकुलर यही है ना, m भी तो ये है, तो m भी हो गया m u sin थीटा और r परपेंडिकुलर h है, तो हो जाएगा m v sin थीटा इंटू h। 31 का पहला ही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर देखते हैं,
A wire breaks if it stretches by more than 16 mm. It is cut into 4 equal parts. Then each part can be stretched without breaking. हाँ, देखिए यहाँ पे हमें एक तो रिलेशन देखना पड़ेगा. डेल्टा एल क्या होता है? एफ एल अपॉन बाई ए. अब यहाँ पे एफ अपॉन ए स्ट्रेस हुआ. अब यहाँ पे ब्रेकिंग का बात कर रहा है, तो आप इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस रख सकते हैं. और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है. तो एक ही मटेरियल का है, उसी को तोड़ा गया है, तो उसका हर एक पार्ट का 4 पार्ट में एक वायर को तोड़ दिया, तो जो भी उसका सेक्शन लेंगे, जो भी पार्ट लेंगे, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस तो वही रहेगा ना. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वही रहने वाला है. ठीक है, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम हो जाएगा. तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, दोनों सेम हो गए. तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे. डेल्टा एल लेंथ पे. तो पहले 16 mm था, अब लेंथ को 1/4 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 4 mm. तो सही आंसर हो गया क्या? 4 mm, है ना. आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, है ना. तो क्या आंसर आएगा? 4. तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे. 33 पोटेंशियल बैरियर दे रखा है डेल्टा वी एग्जिस्ट अक्रॉस पीएन जंक्शन. कितना है? 0.3 वोल्ट. इफ द डिप्लीशन रीजन इज इतना बाइट दे रखा है. विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन है 0.75 इंटू 10⁻⁻6, है ना. पोटेंशियल बैरियर जंक्शन के पास होता है जी, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, है ना. विथ दे रखा है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. देन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी. तो 0.3 ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻6. तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये 4 इंटू 10⁵ आएगा. 4 इंटू 10⁵ वोल्ट. तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट 34 देख लेते हैं. 33 तक हो गया अपना. द फिगर शोज द लाइन्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ रीजन which an electric field is present. The magnitude of electric field is maximum at. हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पूछ रहा है. तो जहां पे क्राउडेड ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे? ज्यादा होता है ना. तो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है. तो जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, या बोले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी अपॉन डी लिखेंगे. तो डी जब स्मॉल आएगा, डी स्मॉल होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा जहां पे गैप कम होगा, डी कम होगा, मतलब पॉइंट बी है. तो सही आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट 35 नंबर देख लेते हैं. हाँ, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट एज शोन इन फिगर. इसको रीड्रॉ कर लेते हैं बच्चे. देख लो, ए वाला पॉइंट, ए और बी एक वायर से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट है, तो आपको देखने में अलग लग रहा होगा. तो मैं इसको यहां से ए बी सी डी फिर से बना देता हूं. ए हो गया सी और ए हो गया डी, है ना. और ए बी एक ही पॉइंट है, ए और बी क्या है? एक ही पॉइंट है. अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कनेक्ट कर देते हैं. तो एक 4 ओम सी और ए के बीच में है, तो सी और ए के बीच में एक 4 लगा दिया. ठीक है, फिर इधर डी हो गया. ए और डी के बीच में एक है, देखो ए वाला पॉइंट सेम है, अलग पॉइंट नहीं है, तो अलग नाम नहीं दे रहा हूं. अब इसको नाम दो, ई दे दोगे भी तो डी और ई सेम ही पॉइंट है ना. तो ए और ई के बीच में 6, तो 6 कनेक्ट कर दिया. ठीक है, फिर ए और बी के बीच में तो है नहीं, फिर है बी और डी के बीच में, तो बी और डी कितना है जी? तो फिर से 6 है. फिर है बी और ई के बीच में, फिर से 6 है ना. तो ये सर्किट है और सी और डी के बीच में बैटरी लगा हुआ है. सी और डी के बीच में 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है.
मैंने रीड्रॉ किया है बच्चे, ई और डी सेम ही पॉइंट है, ए और बी सेम ही पॉइंट है। अब इसको रीड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा। अब इक्विवेलेंट 6 6 6 पैरेलल में है, इसका 2 हो जाएगा, 4 और 2 6, करंट आ जाएगा 24 अपॉन आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का लिखेंगे तो 6 ओम आएगा, तो 6 तो हो जाएगा 4 एम्पियर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? रीड्रॉ करने से देखो कितना आसानी से बन गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, अ प्रोटॉन मूविंग with the speed u along the positive x axis at a y equal to 0, यहाँ पे आप एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, enters a region of uniform magnetic field, the proton exit from the region after some time with the speed v, coordinate by then। अब देखो बच्चे, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला है तो ए ऐसे निकलने वाला है ना, तो बाई जो है वो ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन यू नहीं। देखो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता है क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है, तो v इक्वल टू यू ही रहेगा, तो v इक्वल टू यू यहाँ है और v इक्वल टू यू यहाँ है। दूसरा, ऊपर की तरफ निकलने वाला है, ऊपर मतलब बाई ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 37 देख लेते हैं। When an AC voltage of variable frequency is applied to a series LCR circuit, then current in the circuit is the same at 8 and 18 किलोहर्ट्ज, है ना। आपने देखा होगा वो ए वाला ग्राफ, ए रेजोनेंस होता है, इधर 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे सेम करंट आता है ना, ओमेगा 1 पे एंड ओमेगा 2 पे। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 के बराबर होता है। ओमेगा नॉट हो जाता है रूट अंडर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। आई वर्सेस ओमेगा का एक ग्राफ है, तो यहाँ पे अब सिंपली 8 इंटू 18 है ना, 8 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो 12 किलो हर्ट्ज आएगा। सही ऑप्शन है 37 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट 38 देखते हैं हम लोग। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री। इंसिडेंट एंगल दे रखा है 56 डिग्री। एट दिस एंगल मिनिमम डेविएशन अकर्स, देन वैल्यू ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या हो जाता है 2i माइनस ए। मिनिमम डेविएशन जब होता है तो i इक्वल टू है ना, फॉर डेल्टा एम क्या हो जाता है 2i माइनस ए, तो 2i इंटू 56 इंटू ए 112 माइनस 60 52 डिग्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 38 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलिए 39 देखते हैं। 39 फॉरवर्डन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन कंडक्टर इज 2.5। डेल्टा ई दे रखा है हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर in it the maximum wavelength of incident photon will be। तो एनर्जी एच बाई लैम्डा कितना डेल्टा ई के बराबर होना चाहिए, तो लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन डेल्टा ई। अब एच का वैल्यू 12400 के अराउंड होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अब डेल्टा ई का वैल्यू भी दे रखा है 2.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 4900 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगा बच्चे वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 4900 एंगस्ट्रॉम। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज अ आइडियल। आइडियल डायोड कहने का मतलब है, आइडियल डायोड कहने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे 0। ये हाई है लो है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी लिखेंगे तो 6 माइनस ऑफ 9 15 वोल्ट हो गया।
आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर, तो 15 अपॉन आर 3, और ये 3 किलो ओम है ना, तो 5 मिली एम्पियर आएगा। कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? 40 के बाद हम लोग देखेंगे 41 नंबर। हाँ, इन अ कार्नोट हीट इंजन 6000 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड at 480 Kelvin and 4000 joule of heat is rejected to the sink, the temperature of the sink. हाँ, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो जाएगा। डेल्टा Q1 है 6000, कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा होगा, है ना। टेम्परेचर और हीट का रेशियो सेम होता है। एफिशिएंसी वाला भी लिखेंगे तो 1 माइनस क्या होता है, सॉरी 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, 1 माइनस T1 अपॉन T2, सेम रिलेशन एफिशिएंसी का। तो यहीं से ही लिख रहा हूँ, है ना। तो ये 6000 अपॉन कितना 4000 रिजेक्ट कर रहा है, तो T1 दे रखा है कितना 480, T2 निकालना है। T2 लिखेंगे तो 4 इंटू 480 अपॉन 6, 320 केल्विन आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना। तो इस रिलेशन से परेशान नहीं होना बच्चे। वैसे एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला आप जानते होंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना। और इस एफिशिएंसी का एक और फार्मूला है 1 माइनस TL अपॉन TH, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। इसको आप हटाइए, आप ऐसे लिख सकते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, तो कितना एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब किया 6000, एब्जॉर्ब कितना किया, दूसरा तरीका 6000, उसमें से 4000 रिजेक्ट कर दिया, अपॉन हीट एब्जॉर्ब कितना किया था 6000, ठीक है। अब यहाँ पे TH माइनस TL, तो TH हमें पता है कितना 480 माइनस TL नहीं पता है अपॉन 480। ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, तो ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, ऐसे भी बना, वहीं से लिखा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 41 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं 42 नंबर। इफ इन अ PN जंक्शन a square input signal of 20 volt is applied as shown in figure। अब यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज, अब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तभी, है ना, जब ये 0 होगा और ये हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये 0 से ऊपर भी यही काम करेगा, ठीक है बच्चे। इधर तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे वाला ग्राफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिवर्स बायस्ड में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड किस में रहेगा, ऊपर के लिए 10 से ऊपर, यहाँ 0 से ऊपर 10 तक। तो हमें आउटपुट मिलने वाला है 10 वोल्ट का, 0 से 10 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ है 0 से माइनस 10 वोल्ट, 0 से 20, तो मिलेगा ही नहीं, ये सब कोई नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा, फर्स्ट वाला मिलेगा, क्योंकि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड में वर्क करता है, और फॉरवर्ड बायस्ड में तभी वर्क करेगा जब ये हाई रहेगा और ए वाला लो रहेगा, ठीक है बच्चे। क्या रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा। तो इसके क्रॉस प्लस 10 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट, प्लस 3 वोल्ट, 10 वोल्ट तक मैक्सिमम। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलने वाला है वो इसी पोर्शन का मिलने वाला है, नीचे वाले पोर्शन का नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना, क्योंकि यहीं से ऊपर एक फॉरवर्ड बायस होगा और एक करंट यहाँ से रेजिस्टेंस से पास करेगा। तो आउटपुट अक्रॉस RL पूछ रहा है, तो यहाँ से तो फॉरवर्ड वाला ही करंट मिलेगा ना। इधर तो यहाँ से नीचे जाएगा तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज नेगेटिव डालेंगे तो रिवर्स बायस्ड होगा, रेजिस्टेंस कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये वाला सेक्शन में ही ये कंडक्ट करने वाला है जो डायोड है, और तभी इस RL के थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो क्लियर है, सही है, एक्सप्लेन हो गया, समझ गए होंगे। तो 42 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट
43 द मीन फ्री पाथ ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज, मीन फ्री पाथ लैम्डा मान लेते हैं, दे रखा है 4 × 10⁻⁻6। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर सो एज टू इम्पार्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करना है तो ई, डेल्टा वी लिखेंगे तो ई इंटू लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है बच्चे, लैम्डा है मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ तक ही वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लैम्डा इंटू ई, ये हो गया एनर्जी। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लैम्डा दे रखा है, तो E इक्वल टू हो गया 6/4 × 10⁻⁻6, 1.5 × 10⁻6, यही आंसर आएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ना, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चे √K/m। ठीक है ना, क्या होता है K/m। तो ओमेगा 1 अगर मैं लिखूं तो K हो जाएगा, देखो दोनों सीरीज में है 2K एंड K, K इफेक्टिव, यहाँ पे K इफेक्टिव लिखा जाएगा, K इफेक्टिव हो जाएगा 2K/3m, ये ओमेगा 1m हो गया, ओमेगा 1। ओमेगा 2 लिखेंगे तो बच्चे फिर से क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव इसमें हो जाएगा 3K/m। अब ओमेगा 1/ओमेगा 2 करोगे, ओमेगा 1/ओमेगा 2 करोगे तो ये आने वाला है 2K/3m, 3K/m। तो √K/m तो कट जाएगा है ना, और ये हो जाएगा √2/3 बाहर आ जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का 2। तो करेक्ट आंसर है बच्चे 40, कौन सा है 44, सॉरी 44 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट 45 देख लेते हैं। 45, a body is executing simple harmonic motion at a displacement x, its potential energy होता है हाफ kx², तो E1 इक्वल टू लिखेंगे तो हाफ kx² हो जाएगा, यहाँ से x लिखेंगे तो √2E1/k आ जाएगा। ठीक है बच्चे। सिमिलरली इस सवाल में क्या बोल रहा है, बाई पे पोटेंशियल एनर्जी है E2, तो बाई इक्वल टू आने वाला है √E2/k, है ना। ठीक है, और x प्लस बाई पे जो एनर्जी है, x प्लस बाई पे एनर्जी है वो क्या है, तो x प्लस बाई हो जाएगा √2E/k। ठीक है, x प्लस बाई पे ए एनर्जी है। ठीक है, तो x प्लस बाई के जगह पे इसको रख सकते हैं √2E1/k प्लस √2E2/k इक्वल टू हो गया √2E/k, है ना। x प्लस बाई इक्वल टू √2E/k कैसे लिखा, तो देखो x, यहां से x आया 2E1/k, इसी तरीके बाई पे एनर्जी कितना है E2, तो बाई लिखूंगा तो E1 की जगह P2 आ जाएगा। x प्लस बाई पे एनर्जी कितना है E, तो x प्लस बाई लिखूंगा तो 2E/k हो जाएगा, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर मैंने x के जगह पे इसको और बाई के जगह पे इसको पुट कर दिया, अब यहाँ से सब कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा √E1 प्लस √E2 इक्वल टू √E, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इधर आ जाएगा E, √E1 प्लस √E2 का स्क्वायर, तो E1 प्लस E2 प्लस 2√E1E2 हो जाएगा। ये ऑप्शन है शायद, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट
46 देख लेते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन दे रखा है ट्रांसवर्स वेव का। यहां से हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं, वो होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा का मतलब है टी का कोफिशिएंट जो कि है 6 पाई, के का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है 0.3 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमसे पूछ रहा था द स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो गया, ओमेगा अपॉन के, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक, आसान है। नेक्स्ट, हाँ 47 नंबर, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब म्यू का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻³ ठीक है। बाय द इक्वेशन दिस, बाय द इक्वेशन गिवन बाय दिस, वेयर एक्स इज मीटर, टी इज सेकेंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन पूछ रहा है हमसे। देखो बच्चे, v होता है √T/μ, टी इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा v² × म्यू के बराबर। और वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा अपॉन के, इक्वेशन से पता कर सकते हैं, है ना, यहां से इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो ओमेगा है 75/2.5, है ना, तो यहां से आ जाएगा 30, ठीक, तो v हो गया 30, तो 30 का स्क्वायर और इंटू म्यू का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻³ अब इसको 900 × 4 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 न्यूटन। तो सही आंसर है बच्चे 47 का ऑप्शन नंबर 4। 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 48 देख लेते हैं। For a stationary wave by equal to 8 sin pi x upon 16 into cos 120 pi t, the distance between a node and the antinode, है ना, तो distance between node and antinode कितना होता है बच्चे, λ/4। तो पहले तो लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लैम्डा कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे, है ना, तो आप देखेंगे 2π/λ जो यहाँ से है के का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट के कहलाता है ना, और इसी को 2π/λ बोलते हैं जो कि कितना है π/16, पाई कट गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया बच्चे 32, तो डिस्टेंस हो जाएगा 32/4, 8 यूनिट, कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, और वो 49 क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 336 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 336 मीटर पर सेकेंड। अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज लेंथ 70 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा है 0.7 मीटर, ठीक है। द एयर कॉलम इन द पाइप कैन नॉट रेजोनेट फॉर द साउंड। तो पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो किस तरह का पाइप है जी, क्लोज्ड पाइप है, तो V/4L हो जाएगा, तो 336/4 × 0.7, है ना, तो 336/2.8। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 120, कितना आ जाएगा बच्चे 120। अब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो दूसरा फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा वो मिलेगा 3V/4L, मतलब 120 × 3, तीसरा मिलेगा 120 × 5, चौथा मिलेगा 120 × 7, इस तरीके से। तो तीसरा हो जाएगा 360, चौथा हो जाएगा 600, तो 120 मिल सकता है, 360, 120 से तो कम मिलेगा ही नहीं, है ना, तो 120 मिल सकता है, 360 मिल सकता है, ए नहीं मिलना है, ए भी मिल सकता है। तो सही इसमें हमसे पूछ रहा है कैन नॉट रेजोनेट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 40 नंबर देख लेते हैं, 50 नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, लास्ट सवाल है पेपर का, है ना।
If we study the vibration of pipe open at both end, then which of the following statement is not true? Pressure change will be maximum at both end. All harmonic of the fundamental frequency will be generated. Odd harmonic of fundamental frequency will be generated. Open end will be antinode. अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही है. If we study the vibration of pipe open at both end, open at both end, then which of the following statement is not true? नहीं बताना है, जो सही नहीं है. प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड. तो देखो प्रेशर जो है, प्रेशर का नोड बनता है ओपन एंड पे और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है ओपन एंड पे, है ना. तो पहला स्टेटमेंट प्रेशर का नोड होना चाहिए, है ना. तो प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम नहीं, तो एक गलत है. गलत ही ढूंढना था हमें. क्या ढूंढना था? गलत. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो यही वाला सही हो गया. ऑल हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड. ठीक है ना. ओपन पाइप है तो सारा हार्मोनिक होगा, क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक होता है. ऑड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑड तो होगा ही, सही बात है. ऑल है तो ऑड भी होगा. ओपन एंड विल बी एंटी नोड. ओपन एंड क्या होता है बच्चे? एंटी नोड होता है. डिस्प्लेसमेंट का, प्रेशर का नहीं, डिस्प्लेसमेंट का. तो सही आंसर जो चूज करना था हमें वो कौन सा है यहाँ पे? 1 नंबर. तो 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.